हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अपने लेक्चर 1 को पूरे के पूरे एमसीक्यूज लेकर आया हूं मैं। अगले 10-12 दिनों तक लगभग हर रोज मैं आपको 25 एमसीक्यूज देने वाला हूं पॉलिटिकल साइंस के, क्लास 12 के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगले 20-25 दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए। और अगर आपको एग्जाम अच्छे खासे मार्क्स से पास करना है तो इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमारा चैनल उपलब्ध है। इन सभी पर जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह, लाइक वगैरह, फॉलो वगैरह कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। अब चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए अपनी इस वीडियो में लेकर आया हूं। जैसा कि बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि आपातकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपातकाल को समझते हुए कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी ने की थी। बिल्कुल बात सही है, इंदिरा गांधी ने ही आपातकाल की घोषणा की गई थी, 1975 में ही की गई थी। आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो गए। ये थोड़ा सा डाउट है कि सारे मौलिक अधिकार निष्क्रिय नहीं किए गए थे, कुछ कुछ मौलिक अधिकार रहे थे लोगों के पास। आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। कई सारे नेताओं को विपक्ष के गिरफ्तार कर लिया गया। सीपीआई ने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया था। हाँ, जो सीपीआई थी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उसने आपातकाल का जबरदस्त सपोर्ट किया था आपातकाल के टाइम पीरियड में। तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको इसका क्वेश्चन समझ में आया होगा, पूरा प्रश्न समझ में आया होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की हम तरफ चलें तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। ये एक तरीके से एक कविता टाइप का हो गया। प्रस्तुत कथन किसके संदर्भ में सही है। अच्छा, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, यहाँ पर दक्षिण की बात की गई है, यानी हमारे साउथ की बात की गई है। तो जम्मू कश्मीर विवाद हो नहीं सकता इसमें। खालिस्तान नहीं है, झारखंड नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्रविड़ आंदोलन, क्योंकि द्रविड़ आंदोलन जो था वो पेरियर जी के द्वारा चालू किया गया था और दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत की गई थी। तो द्रविड़ आंदोलन का ये पूरा का पूरा नारा है, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। अगले प्रश्न पे आ जाए तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस गठबंधन ने 1989 में केंद्र में सरकार बनाई थी। अगर हम 1989 के केंद्र सरकार की बात करें तो 1989 में किसकी सरकार बनी। राजग, एनडीए, संयुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय मोर्चा या फिर संप्रग। एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए तो 1998 के बाद चालू होता है, यानी एनडीए नहीं हो सकता। यूपीए की बात करें हम तो यूपीए भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी 1998 के आसपास ही चालू होता है। संयुक्त मोर्चा की सरकार भी उस टाइम नहीं बनी थी, उस समय सरकार बनी थी राष्ट्रीय मोर्चा की। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं अपने। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा चीज है जो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था। सोवियत संघ जब टूटा, जब सोवियत संघ डिसॉल्यूशन हुआ उसका, तो क्या चीजें नहीं थी, क्या उसका रिजल्ट नहीं था। कई नए देशों का उदय हुआ। जी हाँ, 15 देशों का उदय हुआ। जब सोवियत संघ खत्म होता है तो उससे 15 गणराज्य जो होते हैं वो अलग होते हैं और 15 नए देश बनते हैं। रूस एक नई महाशक्ति के रूप में उभरा, ये स्टेटमेंट गलत है। रूस एक नई महाशक्ति के रूप में नहीं उभरा, बल्कि अमेरिका उभरा एक नई महाशक्ति को लेकर। रूस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव आया, कई सारे जो रिलेशन थे वो सारी चीजें चेंज होने लगी और पूंजीवादी व्यवस्था की जीत हुई। एक तरीके से विचारधारा की ही लड़ाई थी। जो हम शीत युद्ध देखते हैं उसमें जो पूंजीवाद है और जो समाजवाद है, इन दोनों की विचारधारा की लड़ाई। तो इसमें पूंजीवादी व्यवस्था की जीत हुई थी। तो बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ऑप्शन बी ही इसका परिणाम गलत है।
तो जो गलत है वो सही है, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि विश्व भारत को किस दृष्टि से देखता है। आखिर भारत की जो पहचान है पूरे वर्ल्ड में वो किस तरीके की है। विश्व शांति संस्थापक स्थापक देश के रूप में, जी हाँ बिल्कुल, पूरे विश्व में शांति स्थापित करने का काम भारत करता है। एक बड़े आर्थिक बाजार के रूप में, जी हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा मार्केट है भारत का, एक बड़ा आर्थिक बाजार है। और वर्तमान समय में उभरते विकसित परियोजनाओं के रूप में वर्तमान टाइम में भारत की काफी डेवलपमेंट चल रही है। तो ये ऑप्शन डी होना चाहिए इसका उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे ही फैक्टर सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हुआ। अगले प्रश्न पर आ जाए हम, तो अगले प्रश्न में कहा जाता है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल विवाद किसकी मध्यस्थता से सुलझाया गया। सिंधु नदी जल विवाद अगर हम बात करें तो इसे 1960 में किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी को लेकर उसके जल को लेकर विवाद था, और इसी जल के हिसाब से 20% जल जो है वो भारत रखता है, और 80% जल जो है वो किसके पास चला जाता है, पाकिस्तान के पास चला जाता है। तो इसको इस पूरे एग्रीमेंट को करवाने में अमेरिका ने, रूस ने, यूएनओ ने या विश्व बैंक ने, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विश्व बैंक ने इसमें पूरी पूरी भागीदारी निभाई थी अपनी। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि लीग ऑफ नेशंस का मुख्यालय कहाँ स्थित था। अगर हम लीग ऑफ नेशंस की बात करें तो उसका मुख्यालय कहाँ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, रूस में या फिर बेल्जियम में। तो ज्यादातर जितने भी मुख्यालय होते हैं लीग ऑफ नेशन जो है वो आपका, जो आज यूएनओ है, यूएनओ से पहले की एक संस्था थी, उसी का उत्तराधिकारी रहा है लीग ऑफ नेशंस। तो इसका जो पहला मुख्यालय था जब ये बना था तो इसे जिनेवा में बनाया गया था। जिनेवा स्विट्जरलैंड की एक मुख्य शहर है। बच्चों इसका थोड़ा सा दिक्कत है, शायद बेल्जियम हो इसका राइट आंसर। मैं एक बार चेक कर लूंगा फिर आपको बताऊंगा कि इसका क्या है। ठीक है, और अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम। वैसे निम्न में से कौन सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा के अंतर्गत खतरों के नए स्रोत है। सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा जो है वो क्या है। आतंकवाद है, वैश्विक गरीबी है, स्वास्थ्य महामारियां हैं, या ये सभी है। तो नए तरह के खतरों की बात होती है जब भी अपारंपरिक अवधारणा की बात करते हैं, तो आतंकवाद भी नए तरह का खतरा है, वैश्विक गरीबी भी नए तरह का खतरा है, और स्वास्थ्य महामारियां भी एक नए तरह का खतरा ही मानी गई है। तो आपका ऑप्शन डी जो होगा वहां पर राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सारी ही पॉइंट जो है वो सही है, ये सभी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से जलवायु परिवर्तन तथा वैश्विक ताप वृद्धि का मुख्य कारण किसे माना जाता है। मुख्य कारण जिसे हम बोल सकते हैं कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो जनसंख्या वृद्धि है, हो सकता है जनसंख्या वृद्धि हो। औद्योगिकरण है, बिल्कुल हो सकता है औद्योगिकरण हो। वन भूमि में कमी, हाँ ये तो एक मेजर इम्पैक्ट है, और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, क्योंकि जंगलों में कमी होने से हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो काफी चेंज हो रहा है। औद्योगिकरण को हम कम कर सकते हैं, और हमें अगर जो जंगल वगैरह है हमारे उनको बढ़ा दें तो ज्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर है। 10वें प्रश्न पे आए तो 10वें प्रश्न में कहा गया है कि वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है। अगर वैश्वीकरण के प्रभाव की बात करें तो कौन सा कथन सही है। विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है, अलग अलग रहा है, अलग अलग देशों पर, अलग अलग समाजों पर, बिल्कुल सही है, ये बात तो एकदम सही कह रहा है वो। सभी देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान रहा है, ये बात एकदम गलत कही जा रही है इसके द्वारा, क्योंकि सभी देशों पर एक जैसा प्रभाव नहीं हो सकता। वैश्वीकरण का असर सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित है, ये भी बात गलत है। वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता आती है, ये स्टेटमेंट भी इसकी पूरी तरीके से गलत है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होना चाहिए इसका, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था। ये भाषण दिया गया था आपका 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, और संविधान सभा को ये भाषण दिया गया था।
जब हमारा भारत आजाद हुआ था, और ये भाषण दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। अगले प्रश्न में कहा गया कि विकास संबंधित मामलों पर निर्णय लेने एवं विचार विमर्श हेतु सर्वोच्च निकाय को क्या कहते हैं। अगर हमें कोई निर्णय लेना है, विकास से संबंधित मामले पर विचार करना है, विमर्श करना है, तो हमें किसकी मदद लेनी चाहिए और कौन सी संस्था वो करती है। तो बच्चों इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो राष्ट्रीय विकास परिषद निभाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। योजना आयोग पहले था, इसे खत्म कर दिया गया है, नीति आयोग है, योजना आयोग की जगह पर काम किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होना चाहिए और ए ही है। अगले प्रश्न की तरफ हम आ जाएं तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि शीत युद्ध के दौर में हुई घटना निम्न में से जो अन्नों से विषम है उसकी पहचान करें। जो शीत युद्ध के दौर में घटा है और जो अन्नों से क्या है अलग है, उसकी पहचान करनी है हमें, यानी देखना है कि इसमें से क्या गलत है और जो शीत युद्ध के बाद हुआ हो या पहले हुआ हो, ये क्या चीजें है। शीत युद्ध के दौर में ही संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। हाँ, ये हो सकता है कि शीत युद्ध के दौर में ही से परमाणु हथियारों का निर्माण भी हुआ। बिल्कुल, ये भी बात सही है, परमाणु हथियारों का निर्माण हुआ। चीन में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। बच्चों, चीन में कभी भी लोकतंत्र नहीं आया है अभी तक। अभी वहां तानाशाह है, शी जिनपिंग का राज है, तानाशाही है ना, और वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। वहां पर कभी भी अभी तक हम कह लें कि लोकतंत्र की स्थापना वहां तो हुई ही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसमें गलत लग रहा है, जो अन्नों से अलग है। अनौपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी इसी दौर में हुई है, बहुत सारे देश भी इसी दौर में आजाद हुए, भारत भी इसी दौर में आजाद हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना चाहिए और ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कह रहा है कि बहुदलीय गठबंधन प्रणाली की शुरुआत हुई, जनता पार्टी का गठन हुआ और पहला आम चुनाव हुआ। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला आम चुनाव होता है 1952 में, यानी जो थर्ड चीज है वो पहले होती है। ठीक है, तो थर्ड चीज इसमें सबसे पहले थर्ड ऑप्शन डी हो गया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और चेक करना है आपको, तो जनता पार्टी का गठन होता है 1977 में, 1977 में, और गठबंधन प्रणाली जो है वो 1989 से चालू होती है। तो थर्ड, सेकंड और फर्स्ट यही राइट आंसर होना चाहिए। 3, 2, 1 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि 1977 में केंद्र में सत्ता में कौन सी पार्टी आई। 1977 की अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था और यही सत्ता में आई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता पार्टी। अपने अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं, 16वें प्रश्न की तरफ। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का संबंध निम्न में से किससे नहीं है। अगर हम बात करें कि किससे नहीं है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का संबंध, तो ये जम्मू कश्मीर के नेता थे। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े नेता रहे हैं। राजशाही के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। जम्मू कश्मीर के जो पहले राजा रहे, जो अंतिम राजा रहे, राजा हरि सिंह, उनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस इनकी एक पार्टी थी, इसके नेता रहे हैं। पाक के विदेश मंत्री से इसका कोई संबंध नहीं है, ये कभी भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए, राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की थी। तो 1984 में अगर हम लोकसभा की सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई थी, पर 415 सीटें लेकर आई थी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो सभी लोगों की जो सहानुभूति थी वो इंदिरा गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी के साथ थी और 415 सीटें देकर उन्होंने इन्हें विजयी बनाया था। और नए प्रधानमंत्री के रूप में फिर इंदिरा गांधी के जो बेटे थे राजीव गांधी, उन्होंने शपथ ली थी। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य बाल्टिक गणराज्य नहीं है। अगर हम बाल्टिक गणराज्य की बात करें तो बाल्टिक गणराज्य वो राज्य हैं जो क्या कहते हैं, हमारे आर्कटिक सर्कल के पास है, यानी रसिया से ऊपर की साइड है, नॉर्थ पोल के बिल्कुल करीब है।
तो अगर हम बात करें अगर यूक्रेन की, तो यूक्रेन उनमें से नहीं है, यूक्रेन को हम बाल्टिक गणराज्य नहीं कहते, जबकि एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया ये सब बाल्टिक गणराज्य की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यूक्रेन जो है वो एक बाल्टिक गणराज्य नहीं है। अगले प्रश्न में कहा गया कि आसियान शैली क्या है। अगर हम बात करें आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली, आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है ना। जैसे पहला है आसियान के सदस्यों की जीवन शैली, नहीं ये गलत है। आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को, हाँ ये ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये एक अनौपचारिक शैली और कामकाज की शैली है। आसियान सदस्यों की रक्षा नीति, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, सभी आसियान सदस्य देशों को जोड़ने वाली सड़क सड़क नहीं है ये कोई भी, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, अपने 20 प्रश्न नंबर 20 पे कहा गया कि धारा 370 का संबंध भारत के किस राज्य से है। धारा 370 को अभी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया गया है, 2019 में इसे समाप्त किया गया है, और ये जो है वो जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है, पंजाब से कोई लेना देना नहीं, हिमाचल से भी नहीं और राजस्थान से भी नहीं। धारा 370 आप सभी को पता होगा, जम्मू कश्मीर से इसका लेना देना है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अपने अगले प्रश्न की तरफ आ गए हम। कहा गया कि लीग ऑफ नेशंस का संचालन किस वर्ष बंद किया गया। अगर हम लीग ऑफ नेशंस की बात करें तो लीग ऑफ नेशन जो यूएनओ का उत्तराधिकारी था, यूएनओ जिसका उत्तराधिकारी है, तो इसको कब समाप्त किया गया। तो यूएनओ शुरू होता है 1945 में, और इसे 1945 में ही क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है लीग ऑफ नेशंस को, और उसे बदलकर संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1945। 1945 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन प्रश्न संख्या 22 पर आ गए हमने, जिसमें कहा जाता है कि निम्न में से भारत की सुरक्षा रणनीति के घटक कौन से हैं। तो सुरक्षा रणनीति, भारत अपने आप को किस तरीके से सिक्योर कर रही है। भारत अपनी सैन्य क्षमता में वृद्धि कर रही है, बिल्कुल कर रही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों तथा संस्थाओं को मजबूत करने में लगी पड़ी है, ये भी कर रही है भारत आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का काम कर रही है, बिल्कुल सही बात है, भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूत कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सारे काम किए जा रहे हैं भारत के द्वारा। अपने अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं हम। अगले प्रश्न में कहा गया है कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास संबंधी कौन सा सम्मेलन हुआ था। अगर हम इस सम्मेलन की बात करें जो 1992 में हुआ था, तो इसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होना चाहिए, पृथ्वी सम्मेलन हम इसे कहते हैं। 1992 में हुआ, पर्यावरण को लेकर हुआ, जब हमारे अंटार्कटिका पर ओजोन लेयर में छेद हुआ, तब हम इस सम्मेलन को करते हैं और अपने एनवायरनमेंट के प्रति काफी सचेत होते हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है। अगर हम सही कथन की बात करें तो वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक प्रौद्योगिकी है, बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन ए। जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण के कारण है, ये बात गलत हो गई। ये ऐसा नहीं है कि जनता जो है वो एक वैश्वीकरण के कारण ही पैदा हुई है, या वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के कारण, ये भी बात गलत है, क्योंकि वैश्वीकरण पूरी दुनिया करती है। भारत में रेशम मार्ग हुआ करता था, तब भी भारत वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण पार्ट था। वैश्वीकरण के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये भी बात गलत है ना। तो ये सारी चीजें गलत है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए पर आप टिक कर दीजिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अपने आखिरी प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। 14-15 अगस्त को मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया जो भाषण था, उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। अगर हम उसे कहें नेहरू का भाषण, नहीं नेहरू का भाषण नहीं कहते हम उसे। भाग्य कर्म वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ये भी नहीं कहते। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, हाँ ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी के रूप में हम उसे जानते हैं। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट कहा जाता है, पहले भी मैंने आपको बताया। ये स्टेटमेंट 14-15 अगस्त की रात को दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, संविधान सभा को यह स्टेटमेंट दी गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसी और वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार हम अपने चैनल पर इस तरह की लगातार वीडियोस लेकर आने वाले हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।